नमस्कार साथियों, जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजकोषीय नीति की। कौन सी? राजकोषीय नीति। इसके ऊपर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे आप सब कॉपी पेन रेडी रखेगा और पहले की प्रीवियस नोट्स जो है वो आपके पास उपलब्ध होंगे कि राजकोषीय नीति के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो राजकोषीय नीति के अंदर हमने राजकोषीय नीति होती क्या है, इसके कौन कौन से घटक है, जैसे कर संरचना, बजट और विभिन्न प्रकार के घाटे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो बजट का उद्देश्य क्या रहता है, कौन से आर्टिकल के तहत इसको बजट को बनाया गया है, ये सब बता चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं आज कर संरचना कि कर संरचना क्या होता है। कर संरचना, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी एक राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर संरचना की बात की, गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार के अपने जो खर्चे होते हैं ना, सरकार के खर्चों की पूर्ति करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कर लगाती है। पूर्ति करने के लिए कर लगाती है। तो सेकंड, इसका कर का मतलब ये भी हो सकता है आय का पुनः वितरण करना। आय का पुनः वितरण। अब आय का पुनः वितरण कैसे होता है, देखो खर्चे की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को सैलरी दे रही है, तो कहाँ से देगी? गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, कलेक्शन होता है, उसके बाद वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो गवर्नमेंट के अधिकारियों को पैसे कहाँ से आते हैं? सैलरी गवर्नमेंट को अपनी जेब से देगी नहीं, तो जो टैक्स होता है ना, उसी से वापस काट के क्या करती है गवर्नमेंट, अपने खर्चों की पूर्ति करती है। तो इसके लिए टैक्स लगाया जाता है। फिर आय का पुनः वितरण, जैसे कि माना कि पुनः वितरण किसी एक की, जैसे कि माना प्रियंका की आय 1 लाख रुपए है और मेरी आय मात्र 40,000 है। अब प्रियंका को इस पे देना पड़ेगा 30% टैक्स। कितना परसेंट? 30%। तो 30% गवर्नमेंट ने काट लिया, तो प्रियंका के पास कितना पहुंचा? 70,000। जबकि मेरे को कितना देना पड़ा? मात्र 10%। 10% तो कितना कटा? 40,000 का 10% 4,000, मतलब मेरे 36,000। पहले यहाँ पे कितना था अंतर? यहाँ पे 60,000 का अंतर था इन दोनों के बीच में। अब अंतर कितना हो गया? एवरेज 35-36,000। तो देखो आधा अंतर कम हो गया ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को पूर्ति के लिए और आय का पुनः वितरण, मतलब दोनों की आय, हम दोनों की आय भी तो देखो, पहले ए की आय कैसे थी, अलग थी, 1 लाख, और बी की आय ज़्यादा थी, तो 60,000 दोनों के बीच में डिफरेंस था। और अब ये डिफरेंस कर लगने के बाद क्या हो गया? कम हो गया। तो आय का पुनः वितरण भी हो जाता है इसमें। और कर राजकोषीय नीति का मुख्य भाग है। कर राजकोषीय नीति का मुख्य भाग है, यह ध्यान रखें। बात करते हैं आगे। अब एक होता है करापात और एक होता है कराघात। इसके अंदर करापात और करापात क्या होता है? जिस बिंदु पर टैक्स लगता हुआ दिखता है। करापात मतलब जिस बिंदु पर कर लगता हुआ प्रतीत होता है। जबकि कराघात में क्या होता है? जिस बिंदु पर टैक्स को वसूला जाता है। बिंदु पर कर को वसूला जाता है, ये तो हो गया कराघात। बट कभी कभी क्या होता है, दोनों एक ही जगह पे लगते हैं, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर क्या होता है, मतलब वह कर जिसमें करापात तथा कराघात एक ही बिंदु पर होता है, जिस पर कर लगाया जाता है। जिस पे कर लगाया जाता है,
जैसे कि उसी से कर भी वसूल सकते हैं, जैसे कि आयकर। कौन सा है एग्जाम्पल ले लो आप, आयकर। आयकर क्या, इनकम के ऊपर टैक्स वसूलते ही है ना। निगम कर, मतलब आपसे की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख के ऊपर आपसे टैक्स वसूला जा रहा है। जबकि जीएसटी के जैसे कि गवर्नमेंट का लिक्विड होता है, दारू सेलिंग होता है, शराब वगैरह, तो इसके ऊपर क्या कर लगाया जाता है, एक तो वसूला जाता है जबकि एक लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखें, कर लगता हो किसमें, आयकर, निगम कर, उपहार कर और पूंजी लाभ, ये सारे कर क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर है। जबकि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसमें कराभात और कराघात दोनों अलग अलग बिंदु पे लगते हैं। वह कर जिसमें करापात तथा कराघात अलग अलग बिंदु पर होता है। तो जैसे कि जिसका अंतिम उपभोक्ता, जिसका भुगतान कौन करता है, अंतिम उपभोक्ता। जैसे कि आप चाय मार्केट से चाय लाने गए या बिस्किट लाने, कुछ भी लाने, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है, ये अप्रत्यक्ष कर है ना। आप लोग ही तो इसका पे करते हो, तो ये अप्रत्यक्ष कर। जबकि इनकम टैक्स आता है वो किस में आ गया, प्रत्यक्ष कर। तो ये दोनों ध्यान रखें, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के अंदर वह कर जिसके ऊपर अलग अलग भुगतान अंतिम उपभोक्ता, जैसे आप मार्केट से कुछ भी चीज ला रहे हो, इसका भुगतान आप कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में। फिर है उपकर। क्या है उपकर, वो होता है जो कर पर लगने वाला कर, कर पर लगने वाला कर, मतलब कर के ऊपर भी टैक्स टू टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया, ये होता है उपकर। उपकर का कार्य ये विशिष्ट खर्चों के लिए होता है। किसके लिए, विशिष्ट खर्चों के लिए। जैसे कि माना कि किसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। जैसे सफाई अभियान करवाना है, सफाई अभियान हो गया, स्वच्छता अभियान है, या बच्चों को पढ़ाना है। गवर्नमेंट एकदम फीस भरती है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो, जैसे पेट्रोल पे जाता है ना, पेट्रोल के ऊपर सेस लगता है। क्या लगता है, सेस 0.1%, 0.2%। तो ये क्या होता है, एक कर पर लगने वाला कर होता है, पर इसका विशिष्ट खर्चों के लिए होता है। किस चीज के लिए, विशिष्ट खर्चों के लिए। तो उसी तरह होता है अधिभार। क्या होता है, अधिभार। अधिभार होता है, ये भी कर पर लगने वाला कर है। पर इसका जो अधिभार है, इसका उद्देश्य होता है इससे जो भी अधिभार है ना, वो सरकार अपने अनुसार खर्च करती है। सरकार अपने अनुसार खर्च करती है। जबकि उपकर क्या होता है, फिक्स एक पर्टिकुलर, जैसे सफाई के लिए लगाया तो उस सफाई के लिए यूज होगा। दूसरा पर अधिभार के अंदर गवर्नमेंट कहीं पे भी यूज ले सकती है उसका, ध्यान रखें। तो ये था अपना कर संरचना के अंदर क्या होता है। फिर होता है प्रत्यक्ष कर। कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो क्या है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर क्या है, आयकर, इनकम टैक्स किस में आता है, प्रत्यक्ष में। यह व्यक्तिगत आय पर लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। मतलब व्यक्ति की आय पे लगता है, आपकी फिक्स आय आती है ना उसके अंदर। और 1906 का अधिनियम आया था, उसके अंदर यह वसूला जाता है। कौन सा, आयकर अधिनियम। जैसे कि इसके अंदर नियम क्या है, जैसे आय है किसी की और कितना % कर लगाना है। जैसे कि माना 0 से 2.5 लाख रुपए कोई कमा रहा है, उसकी इनकम है सालाना, तो उसके ऊपर 0% टैक्स है। जबकि किसी की आय क्या है, 2.5 लाख से
5 लाख है तो इसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स देता है, गवर्नमेंट को 5% देना पड़ता है। फिर किसी की आय 5 लाख से लगा के 7.5 लाख है तो इनके ऊपर टैक्स कितना है, 10% गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर किसी की आय 7.5 से 10 लाख है तो गवर्नमेंट को 15% देना पड़ता है, और किसी की आय 10 से लगा के 12.5 लाख है तो उनको 20% भी देना पड़ता है अपनी आय का, और किसी का 12.5 से लगा के 15 लाख है कितना है तो उनको कितना देना पड़ता है, 25%। जबकि 15 लाख से आय जिसकी अधिक है, किसकी, एक सेकंड, जिसकी आय 15 लाख से अधिक है तो उनको कितना देना पड़ता है, 30%। 15 लाख से अधिक जिसकी भी आय होती है, जैसे 1 करोड़ रुपये कमा रहा आदमी तो उसको 30 लाख रुपये तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, 70 लाख रुपये ही आपके पास बचेंगे, ये ध्यान रखना। पर अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने एक चीज कर ली, जिसकी इनकम सालाना 5 लाख है इसको 0% देना पड़ता है टैक्स। फिर बात करते हैं, किसी की इनकम 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से ऊपर जिसकी इनकम है, 1 करोड़ से अधिक जिसकी इनकम है, जिसकी आय है, अधिक आय पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं, कर को, इसको बोला जाता है, लिख देना, सुपर रिच टैक्स। किस नाम से जानते हैं, सुपर रिच टैक्स। 101% क्वेश्चन बनता है, या फिर टैक्स का कितना निगम कर है, ये सारे आते हैं तो ध्यान रख ले। 1 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम है उसके लिए क्या होता है, ये सारे टैक्स आते हैं। फिर आते हैं आपके निगम कर, क्या नाम है, निगम कर। निगम कर के अंदर क्या होता है, ये होता है कंपनी की आय, जैसे कोई कंपनी लगा दी, कंपनी की आय के ऊपर कितना टैक्स है, मतलब एक कंपनी खोल रखी है, उस कंपनी में जैसे कोको कोला है तो कोको कोला पूरा साल भर में कितना कमाया तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है, या कंपनी का लाभ हुआ ना उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ रहा है, वो होता है निगम कर। 1960 से 61 में इसको किस नाम से जाना जाता था, सुपर टैक्स के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। और वर्तमान में निगम कर की 2 दरें हैं। निगम कर की दरें कितनी, एक तो है जिसका 400 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार है, मतलब पूरे साल भर में 400 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता है तो उनको निगम कर देना पड़ता है 15% की दर से। जबकि जिसका 400 करोड़ से अधिक वार्षिक अगर कर है तो टर्नओवर होता है तो उस कंपनी को देना पड़ता है 22% की दर से गवर्नमेंट को टैक्स निगम कर के रूप में चुकाना पड़ता है। ये तो हो गया इसका निगम कर। फिर होता है वेट, क्या नाम है, वेट, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य संवर्धन कर। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। इसमें क्या होता है, उत्पादन से लगा के बिक्री तक अलग अलग चरणों में क्या लगता है, टैक्स लगता है। जैसे कि आप एक आटा की फैक्ट्री खोल रखी है तो आटा की फैक्ट्री वाले यहाँ पे टैक्स लगा दिया, आटा की फैक्ट्री वाले ने आगे अगर एक मील को बेचा है तो इसने अलग टैक्स लगा दिया अपने आटे पे, और फिर आटे वाले ने अगर किसी फैक्ट्री को बेचा जो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो बिस्किट वाले ने अपने पे टैक्स लगा दिया। इस तरह से क्या हो रहा है, टैक्स टू टैक्स आगे बढ़ता जा रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स चलता जा रहा है, तो वैल्यू एडेड अप्रत्यक्ष कर है। और वेट की अवधारणा कहाँ से आई है, ये एक जर्मनी की है, जर्मन अर्थशास्त्री थे सीमंस, जिसने दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, लिख दो, सीमंस इसने ये अवधारणा दी थी। सर्वप्रथम किसने अपनाया था, सर्वप्रथम फ्रांस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। जबकि 2003 के अंदर हरियाणा पहला स्टेट है जिसने वेट को अपनाया था, जबकि राजस्थान ने 2006 में वेट को लागू किया। ये ध्यान रखें, इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए तो। बट अब क्या हो गया, 2017 से वेट की जगह क्या आ गया, जीएसटी।
हर जगह लागू हो गया, ये ध्यान रखें। ये पहले था, अब नहीं। अब सिर्फ वेट एक ही जगह लगता है, वो है लिक्विड पे, दारू पे लगता है वेट, या फिर एक्साइज ड्यूटी लगती है, या फिर इस पे आपके पेट्रोल वगैरह इस पे लगता है। फिर है सेवा कर। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स। जैसे आप होटल में खाना खाने गए तो वो सर्विस टैक्स काटता है ना, सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स ये सेवाओं पे लगाया जाता है, सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर होता है। इसकी सिफारिश किसने दी? राज्य चलय समिति ने। किसने दी थी? इसकी सिफारिश दी राज्य चलय समिति ने दी। और ये कब दी थी? 1994 से 1905 तक दी थी। उसके अंदर मतलब सिफारिश किसने दी, इसका क्वेश्चन पूछ ले, या किसने दी थी सिफारिश? सेवा कर की सिफारिश किसने दी? राज्य। मतलब ये टैक्स लगता है। और ये कब से लागू होता है? 2003 में 88वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन एक्ट आया गया और इसको केंद्र सूची में डाल दिया, केंद्र सूची। पर अब क्या हो गया, 1 जुलाई 2017 से इसको किस में ऐड कर दिया? जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। तो वस्तु तथा सेवा कर, ये था सेवा कर। और रही बात, इससे आ गया था जीएसटी। तो जीएसटी के लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की विशेषताएं, जीएसटी के लिए कौन कौन सी समिति आई, स्कीम क्या है, जीएसटी के लिए काउंसिल कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पूरा कैलकर समिति, ये आप वीडियो में जाके देख सकते हो। जीएसटी का अलग ही मैंने वीडियो बना रखा है। 122वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 2016 के अंदर राष्ट्रपति ने साइन किए थे, 2017 में ये लागू हो गया। जीएसटी की वो के लिए कास्केडिंग इफेक्ट आता है। फिर जीएसटी परिषद बनाई गई, जीएसटी परिषद के लिए 279 ए आर्टिकल है और 12 सितंबर 2016 को इसको बनाया गया। और ये एक तरह का संवैधानिक संस्था है। और जीएसटी परिषद को हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो कृपा करके वापस एक बार देख लेना। और ये था आज का अपना सेशन। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और भी कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आए तो वापस बताते रहें, हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं अगले सेशन के लिए। आज दीजिए धन्यवाद, थैंक यू।